आमतौर पर चुनाव की डुगडुगी बजने के साथ सबको उम्मीदवारों के नाम का इंतजार रहता है, लेकिन यूपी में उम्मीदवारों की लिस्ट सिर्फ बीएसपी के पास है। बाकी दलों में उम्मीदवार चुनने से भी ज्यादा मुश्किल काम अटका पड़ा है। चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी लागू करने वाली केंद्र की बीजेपी सरकार ने खरमास के चलते उम्मीदवारों की लिस्ट को होल्ड पर रखा है। फिलहाल चुनाव के लिए बीजेपी मुद्दा ढूंढ रही है। नई दिल्ली में कल और आज हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से यही संकेत मिले हैं कि नोटबंदी और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर बीजेपी यूपी में वोट मांगेगी। वहीं यूपी में सरकार चला रही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुलायम और अखिलेश के झगड़े में अटक गई है। दोनों का झगड़ा सुलझने के दावे रोज किए जा रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। हालात फिलहाल इशारा कर रहे हैं कि या तो पार्टी टूटेगी या फिर मुलायम को अखिलेश के सामने सरेंडर करना होगा। यूपी में इस बीच सिर्फ बीएसपी है जो उम्मीदवारों की धड़ाधड़ लिस्ट जारी कर रही है। अब तक 300 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान मायावती कर चुकी हैं और इससे पहले खुलकर बता चुकी हैं कि वो कितने मुस्लिम, कितने दलित, कितने पिछड़े और कितने सवर्ण उम्मीदवार उतारने वाली हैं। कांग्रेस दुविधा में है क्योंकि अखिलेश के साथ गठबंधन की उम्मीद तभी परवान चढ़ेंगी जब मुलायम और अखिलेश का झगड़ा खत्म होगा। मुलायम अखिलेश का विवाद चुनाव आयोग में है। अगर वहां दोनों के बीच टकराव बढ़ा तो यूपी में यह सवाल दिलचस्प हो जाएगा कि इस लड़ाई से फायदा किसको होगा। तो दो मुद्दे हैं, क्या नोटबंदी और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक यूपी के चुनावी मुद्दे बनेंगे और क्या समाजवादी पार्टी के भीतर जो घर का झगड़ा है उससे किसको राजनीतिक फायदा होगा। इन्हीं मुद्दों पर हमारी बहस होगी आज और हमारे साथ इस बहस को करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद शुक्ला जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ संजीव मिश्रा जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और प्रदीप सिंह जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पाल साहब, क्या लगता है कि आपको नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे आपको चुनाव जिता सकते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश का? क्या आपको नहीं लगता कि कोई और लोकल मुद्दा आपको खोजना चाहिए? देखिए दीपक जी, मुद्दा हमारा केवल सर्जिकल स्ट्राइक या नोट के डिमॉनेटाइजेशन का नहीं है। देखिए लगातार हमारी जो परिवर्तन यात्राएं हुई उसमें आपने देखा कि हमने उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा रखा है या प्रधानमंत्री की रैलियों में भी आपने देखा होगा कि विकास और सुशासन की बात, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होना है तो मौजूदा जो सरकार है उसके पिछले 5 वर्षों में अगर उसके कार्यों का, उसकी सरकार के लेखा जोखा का मूल्यांकन होगा तो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर क्या था, लोग सुरक्षित थे, घरों से निकलने के बाद शाम को सही सलामत अपने घर में वापस आएंगे कि नहीं। इतनी घटनाएं कि मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, मथुरा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मतलब जो हालात थे। और उसके बाद विकास या जो भी जिस तरह का भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, जो गांव में बिजली नहीं, आज धान के खरीद का केंद्र नहीं, कहीं पे किसान की स्थिति, तो स्वाभाविक है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जो तस्वीर है, तो हमारा वहां मुख्य मुद्दा है विकास और सुशासन है कि जो उत्तर प्रदेश की शासन का पहिया डिरेल्ड हो चुका है उसको फिर से हम उसको पटरी पे लाने का काम करें। दूसरी बात, ये तो केंद्र सरकार के कोई एक फैसले नहीं है। आज आप देखते हैं कि हमने हर गांव को विद्युतीकरण से जोड़ने की बात की है और जिस तरह से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में हर गांव का विद्युतीकरण हो रहा है, अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम 24 घंटे बिजली देंगे, जैसे गुजरात में दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। तो हमारे पास तो पॉजिटिव है कि हमारी जहां जहां भाजपा की राज्य में सरकारें हैं, अगर आज मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान सब आप मूल्यांकन करें तो हमारा वो रोल होगा कि अगर हमारे राज्यों में 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं 24 घंटे बिजली मिल सकती है, या उत्तर प्रदेश में लोग क्यों नहीं सुरक्षित है, या विकास की बात है तो उस विकास में। तो ये दीपक जी एक मुद्दा हो सकता है कि कांग्रेस यूपीए में हम कब तक उस सीमाओं पे लाशें गिनते रहे। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश के लोगों ने महसूस किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा साहसिक फैसला ले सकते हैं कि हमारी देश के सेना के जवान 170 किलोमीटर में
अंदर घुस करके 3 किलोमीटर में क्रॉलिंग करते हुए 7 लॉन्चिंग पैड को समाप्त कर दें, तो इससे लोगों में भावना बनी कि हमारी सीमाओं पे अब कम से कम नहीं होगा। और ये जो फैसला हुआ है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आप देख रहे थे कि लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, स्कूल जलाए जा रहे थे और इस तरह की घटनाएं हो रही थी, आज जिस दिन से ये फैसला हुआ है नोट के विमुद्रीकरण का, कम से कम आज वो उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं आप खुद देख सकते हैं। फेक करेंसी ऑब्सोल्यूट हो गई मार्केट से, तो स्वाभाविक। और ये फैसला आज जो है ठीक है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमित शाह जी के स्पीच में, आर्थिक प्रस्ताव में, राजनीतिक प्रस्ताव में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कहीं नहीं डिस्कस किया गया। जो डिस्कस किया गया प्रमुखता से वो नोटबंदी का मुद्दा है और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा है। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, लाख कोशिशों के बावजूद भी आप नोटबंदी को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पाए। बीजेपी उसको भुनाने की तैयारी में है, तो ये आपका पॉलिटिकल फेल्यूर नहीं है कि नोटबंदी जैसे सेंसिटिव इशू को, जिसने पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ दी, उसको आप एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पाए? देखिए, हमारा पर्पस कभी ये नहीं रहता है कि हम पब्लिक से जुड़े मुद्दे को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर दें। कांग्रेस का आरंभ से मानना था कि नोटबंदी से गरीबों को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को कठिनाइयां हो रही हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को कोई परेशानी नहीं है। हम उन गरीब और मिडिल क्लास लोगों की आवाज को उठा रहे थे और वो हम आगे भी जारी रखेंगे। और आज भी दिल्ली सहित पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि 2 महीने होने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और एक जो वर्ग विशेष है, जो धनाढ्य वर्ग है, प्रो बीजेपी एलिमेंट है, वो बिल्कुल निश्चिंत है, उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने डिमांड किया है, जो राहुल जी ने कहा है कि व्हाइट पेपर जारी करो, आप श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते? कितना ब्लैक मनी आया, आपने ब्लैक मनी के नाम पे स्टार्ट किया और फिर उसको छोड़ के आप कैशलेस पर चले गए। यही प्रधानमंत्री की विफलता है, यह हमारी विफलता नहीं है। जिन उद्देश्य को लेकर ये नोटबंदी लाए, क्या देश में काला धन आ गया? आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा है, आरबीआई को कहीं ना कहीं दबाव में काम करना पड़ रहा है। तो आपको ये बताना चाहिए कि आखिर नोटबंदी से कितना काला धन आया, कितने ब्लैक मनी रखने वालों को आपने पकड़ा, कोई तस्वीर सामने नहीं है। तो आप अब कैशलेस की बात कर रहे हैं, फिर कभी कुछ और बात कर रहे हैं। जो लोग मारे गए उनको आप कंपनसेशन तक नहीं दे रहे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक को हाउंट कर रही है। अब आप कहेंगे कि ये उग्र प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस कभी नहीं, मैं उग्र प्रदर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। हम लोग उग्र प्रदर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात कर रहा हूं। आप लोग असफल रहे हैं। देश में उस तरह की राजनीतिक चर्चा इस मुद्दे पर नहीं हो रही है जिस तरह की एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर होनी चाहिए थी। दीपक जी, जिस नोटबंदी के चलते इस देश में एक एक परिवार प्रभावित हुआ है, एक एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है, उसे अब राजनीतिक मुद्दा की बात क्या? वो तो मुद्दा है। ये मुद्दा तो अगले लोकसभा चुनाव तक रहेगा जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। भाई बताओ ना, कितने ब्लैक मनी सामने आया? सारे रुपए तो जमा हो गए, ऑलमोस्ट ऑल सारे जमा हो गए, तो ब्लैक मनी कहां गया? आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने उन बड़े लोगों को हाथ नहीं डाला। मिश्रा जी के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपको लगता है कि नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक ये ऐसे इमोशनल मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर जीते जाते हैं, बिल्कुल कठोर राजनीतिक विषयों पर नहीं। ये ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं जो यूपी में सत्ता दिलवा सकते हैं, 14 साल के वनवास को बीजेपी का खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लीडरशिप इन दोनों मुद्दों को लेकर बड़ी होपफुल दिखी है कार्यकारिणी में। देखिए दीपक जी, 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि ये आप ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, दोनों मुद्दे जो है राष्ट्रीय हैं, क्षेत्रीय नहीं है। तो बीजेपी या कोई भी पार्टी जिन मुद्दों को अपनी स्ट्रेंथ मानती है
उनको चुनाव में लेकर जाने की कोशिश करती है। उस पर समर्थन मिले न मिले वो बात की बात है, एक बात है। दूसरा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह भी, बाकी प्रदेशों में भी बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ रही है, उनके नाम पर वोट मांग रही है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो मुद्दे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं उन पर उसका फोकस है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है, ये ऐसा मुद्दा है जो कास्ट और रिलीजन दोनों को काटता है। इसमें कहीं जाति की बात नहीं आती, इसमें कहीं धर्म की बात नहीं आती, तो दोनों से परे है। तो बीजेपी की जो कमजोरी है, जो बिहार में रही और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भी है, कि जाति का उसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। तो वो जाति की राजनीति पर जाएंगे तो वो बिहार वाली गलती करेंगे, वहां मार खा जाएंगे। तो उनको पता है कि इस रास्ते पे अब नहीं जाना है, तो ऐसा मुद्दा चुने जिसमें जाति की बात ना आए, धर्म की बात ना आए, तो हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का भी आरोप नहीं लगेगा, धर्म की बात नहीं होगी। तो इसलिए बीजेपी इन मुद्दों को भुनाना चाहती। और आखिरी कारण जो है इसको मुद्दा बनाने का, कि इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी के बावजूद लोगों में नाराजगी नहीं है। कम से कम लोगों ने उसको अभिव्यक्त नहीं किया, अभिव्यक्त नहीं किया। और उसमें एक बात और है कि प्रधानमंत्री लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि इससे कुछ अच्छा होगा भविष्य में। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन लोगों को में ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा। विपक्ष की ये विफलता है, जो आपने शुरू में कहा, कि वो इस मुद्दे पर लोगों को ये नहीं समझा पाया, ये कन्विंस नहीं कर पाया कि नहीं, ये सरकार की नाकामी है या इससे फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या नुकसान होगा। तो विश्वसनीयता विपक्ष की इस मुद्दे पर लोगों में उस तरह की नहीं बन पाई जैसा वो करना चाहते थे। तो इसलिए बीजेपी ने जो ये मुद्दे चुने हैं, वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेता उन बातों की बात करेंगे, राष्ट्रीय नेता जब प्रचार में जाएंगे तो इन राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दों पर संजीव मिश्रा जी, आपसे तो मुद्दा तब पूछा जाए जब आपके घर में बाप बेटे का झगड़ा खत्म हो जाए, चाचा और भतीजे का झगड़ा खत्म हो जाए। यहां तो झगड़े के सिवा समाजवादी पार्टी में कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ दीपक जी, आपने ये बात कही, आप बड़े पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि 12 या 14 घंटे में ये जितनी भी स्थितियां हैं सब साफ हो जाएंगी और समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह अपने फॉर्मूला क्या है ये बताइए, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से चुनाव जीत के आएगी। जी, फॉर्मूला क्या है ये बता दीजिए। देखिए, फार्मूला बहुत साफ है। क्योंकि 4.5-5 साल में जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश का, जो लैपटॉप बांटे गए उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीबों का भला किया गया, जो समाजवादी आवास के माध्यम से उन लोगों को जिनके पास छत नहीं थी उनका भला किया गया, जहां मल्टीनेशनल स्टेडियम बने, जहां इंटरनेशनल स्टेडियम बने, जहां मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स बने, जहां मेट्रो भी चल रही और जहां साइकिल ट्रैक भी बने। तो विकास तो ये विपक्षियों को नहीं दिखाई देगा। पाल साहब ने कहा कि यहां कुछ नहीं हो रहा, तो बहुत साफ सी बात है। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है बहुत भले भांति से। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्होंने क्या किया कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव में वादे किए थे, ये 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे, 100 दिन में काला धन ला रहे थे विदेशों से, और 100 दिन में ही भ्रष्टाचार भी दूर कर रहे थे। ये अच्छे दिन लोगों के ला रहे थे, और ये बुलेट ट्रेन चलाने वाले लोग हैं। जब इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने नोटबंदी जैसे ब्रह्मास्त्र को चला। और मैं तो समझता हूं कि अब 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से अब कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा देश त्रस्त है। हम भी बहुत खुश थे 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलन में बंद हो जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार भी दूर होगा, काला धन भी आएगा, और आतंकवादियों को जो फंडिंग हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात थी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 2-3-4 दिन बाद जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो, तो हमने भी बात कहनी शुरू की, भाई लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, चीज अच्छी है लेकिन अप्लायंस गलत है। लेकिन जब 28 तारीख आई, दीपक जी बहुत साफ सी बात है, 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जो कहा और 28 तारीख को जब उनका बयान आया कि 50% लोग टैक्स जमा कर दें और 25% कैश लिए जाए और 25% 4 साल बाद लेंगे, तो हमें तो लगा कि प्रधानमंत्री जी काले धन वालों के साथ हो गए। आखिर काले धन वालों की जो जगह थी वो जेल के अंदर होनी चाहिए थी,
फिर आपने समझौता क्यों करना शुरू किया? बहुत साफ सी बात है। उसके बाद जब 2000 रुपए की बात आती, बाबा रामदेव ने कहा था कि अगर बड़े नोट चलन से बंद हो जाए तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। हम सब भी उनकी बात से सहमत थे। लेकिन जब 2000 का नोट आ गया या 500 और 1000 का नोट आप बंद कर रहे हो, 2000 का नोट ला रहे हो, तो बहुत साफ सी बात है, आप तो भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रहे हो। और एक आध चीजें मैं कहना चाहता हूं दीपक जी। नहीं, संजीव मिश्रा जी, नोटबंदी पर हम बहुत बहस कर चुके हैं और मैंने आपको थोड़ी छूट भी दे दी ज्यादा बोलने की। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, आप तो समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला बताइए। समाजवादी पार्टी में कैसे बाप और बेटे की सुलह होगी ये बताइए। विकास भले से आपका मुद्दा हो, विकास की आप बात कर रहे हो, लेकिन उस विकास को मुलायम सिंह यादव खुद नहीं मानते हैं। नहीं, देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दीपक जी, ये परिवारों में हो जाता है और परिवार जब फिर से एकजुट होते हैं तो विपक्षियों का पता नहीं चलता, ये साफ सी बात। तो मतलब पता नहीं चलेगा। जगदम्बिका पाल जी, आपकी पार्टी में भी लोग कह रहे हैं कि परिवार के लिए टिकट ना मांगे। आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन जिसको टिकट देगा वो ठीक है, परिवार के लिए लोग, रिश्तेदारों के लिए टिकट ना मांगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद आ गया है और अखिलेश परिवारवाद के काट के लिए प्रधानमंत्री ने यह बात कही है? देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री में एक और हमारी पार्टी में क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, आज आम जनता में क्या है कि ये परिवार की पार्टी है। और आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी जहां इस चुनाव में जा रही है, उसके प्रधानमंत्री नेता ये बात स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि आज हमारे यहां परिवारवाद नहीं होगा। तो ये एक जो देश की जनता की, प्रदेश की जनता की मान लिया कोई अपेक्षाएं हैं और एक कोई वो है, उन अपेक्षाओं के अनुरूप कह रहे हैं। तो स्वाभाविक ही कम से कम ये कहने का साहस केवल भारतीय जनता पार्टी में है, ये फैसला करने की क्षमता आज भारतीय जनता पार्टी में है कि आज प्रधानमंत्री चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहें या सांसद से कहें, क्या ये कार्य कांग्रेस पार्टी में या समाजवादी पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी, मैं उदाहरण दूं, एक एक जनपद में एक ही परिवार के दो लोगों को टिकट मिला है। एक बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, मैं आपको दृष्टांत बता सकता हूं। तो अब इस तरह से अगर प्रजातंत्र में परिवारवाद हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि भाई वो पार्टियां करें, उस पर हमको कोई उंगली नहीं उठाना। लेकिन इसका फैसला तो, इसका मूल्यांकन जनता करेगी। दीपक जी, जवाब सबसे प्रजातंत्र में जनता की कसौटी पे जाना होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये बात कही है तो आप फिर हमारे परिवारवाद आ कहां गया भाई? अभी जब फैसला होगा, आपकी सूची आएगी, तो एक भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस चीज से अपने को परहेज कर रही है। तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियों को इससे कम से कम एक उदाहरण देना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि कुछ जो प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं या सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि प्रजातंत्र में एक सार्वजनिक जीवन का कार्यकर्ता है, उस हिसाब से उसके फैसले होते हैं। और खाली ये नहीं है, आपने देखा होगा कि आज आपने उनके परिवार की बात कही कि जिस परिवार का झगड़ा कैसे शुरू हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो एक पार्टी से समझौता हो रहा था, मतलब मुख्तार अंसारी के, उस पर अखिलेश यादव जी ने एक फैसला लिया। लोगों ने सबने कहा कि भाई ये अपराधियों के खिलाफ है। नॉन फैक्ट है, मैं रामायण में नहीं जाना चाहता, पूरा रामायण पूरी प्रदेश की जनता को पता है। जगदम्बिका पाल जी, ये रामायण पूरे प्रदेश की जनता को पता है। और लॉजिकल पॉइंट पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रेमचंद मिश्रा जी से पूछेंगे कि क्या कांग्रेस इस पिता और पुत्र की खटपट के बाद गठबंधन करेगी? बिहार की तरह क्या समाजवादी परिवार का हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी बनेगी? ब्रेक के बाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, जवाब अगर छोटे रखेंगे तो हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो डायलॉग है, वो और धारदार होगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब थोड़ा छोटे रखें। ब्रेक के हम बात कर रहे हैं कि क्या नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी को यूपी में जीत दिलाएगी, और क्या अखिलेश परिवार का, मुलायम सिंह यादव परिवार का झगड़ा सुलट पाएगा, और नहीं तो इसका फायदा किसको जाकर होगा? प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या गठबंधन के लिए आप तैयार हैं? क्या बिहार का रिपीट यूपी में होगा?
हमें तो यही खबर है कि बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि मुलायम और अखिलेश में चुनाव चिन्ह का लेके मसला सॉल्व हो जाए और उसके बाद हम दोनों गठबंधन कर लेंगे। जयंत चौधरी भी तैयार है, राहुल गांधी भी तैयार है, अखिलेश यादव भी तैयार है। देखिए, कांग्रेस का सिद्धांत रूप से मानना है कि सेकुलर पार्टियों में एक अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो इससे अच्छी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कहीं भी पराजित किया जा सकता है। जब मोदी जी अपने चरम 2014 के चुनाव में थे, चरमोत्कर्ष पर थे, तब भी सिर्फ 31% वोट बीजेपी को आया था, 69% एंटी बीजेपी वोट आया। तो कांग्रेस सिद्धांत रूप से इस बात को मानती है कि सेकुलर पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो बीजेपी को परास्त आसानी से कर देंगे। मतलब गठबंधन हो गया, तैयारी आज के डेट में, मतलब गठबंधन के लिए तैयार हैं आप, सिद्धांत रूप से गठबंधन के लिए तैयार हैं आप? नहीं नहीं नहीं, यही तो कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं आप कि सिद्धांत रूप से आप गठबंधन के लिए तैयार हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, मुझे कहने तो दीजिए। कांग्रेस का यह मानना है कि सेकुलर पार्टियों के बीच अंडरस्टैंडिंग होने से भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कहीं भी आसानी से पराजित किया जा सकता है। इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अगर कोई गठबंधन नहीं होता है, विभिन्न पार्टियों के बीच में कई समस्याएं होती हैं। आज समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है और कांग्रेस को उम्मीद है कि इस तरह के संकट से वो जल्दी निपट लेंगे। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश हो या कहीं और, बिहार में तो एक महागठबंधन बना था 3 पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। आज यूपी को लेकर वो तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी का संकट दूर होगा और आपके लिए फायदा होगा, आप निपट लेंगे उससे। क्योंकि आज देश में जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मैं मान रहा हूं फायदा तो स्वाभाविक है, सेकुलर पार्टियों को होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की विश्वसनीयता कम हो गई है। विश्वसनीयता तो प्रधानमंत्री की कम हुई है, इस देश में बीजेपी की कम हुई है। आप नोटबंदी की बात वर्किंग कमेटी में कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता साक्षी महाराज बाहर में आग उगल रहे हैं, फिर सांप्रदायिक रंग की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का नाम ले रहे हैं। तो आप उसी अपने हिडन एजेंडा पर फिर आएंगे, क्योंकि आपका मानना है कि यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी आप बिना कम्युनल पॉलिटिक्स किए, बिना ध्रुवीकरण की राजनीति किए। मिश्रा जी, आप भी जानते हैं कि अब राम मंदिर के नाम पे कोई वोट मिलता नहीं चेहरा है, अब कोई वोट नहीं मिलता राम मंदिर के नाम पे। यही बात मैं संजीव मिश्रा जी से मोहर लगवा देता हूँ। संजीव मिश्रा जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, आप क्या तैयार हैं कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के लिए? आप भी इंतजार कर रहे हैं सिंबल के आपको मिलने का? तो देखिए दीपक जी, 2-3 चीजें पहले मेरी और भी हैं, मैं उनको भी रख लूं, साथ में आपकी बात का भी जवाब देता हूं संक्षेप में। एक चीज तो यह है कि पाल साहब सांसद हैं। हाँ, पाल साहब इतना जरूर बताएंगे कि अभी पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे सभी सांसद बैंक अकाउंट का डिटेल आदरणीय अमित शाह जी को दे देंगे, क्योंकि अमित शाह जी तो मुझे लगता है इनकम टैक्स में बड़े कहीं अधिकारी भी रहे और चार्टेड अकाउंटेंट भी रहे हैं। तो क्या पाल साहब और सब लोगों ने, सारे सांसदों ने दे दिया? अगर दे दिया तो इनको ये भी उजागर करना चाहिए कि इनके सांसदों का अकाउंट का क्या डिटेल है। और मैं तो कहूंगा 8 तारीख से 1 महीना 2 महीना पहले से कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बहुत साफ बात है, जब 94% विदेशों में स्विस बैंक में काला धन था, तो 6% जो हिंदुस्तान में था उसके लिए आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। और कितनी बड़ी बड़ी बातें और कितना बड़ा बड़ा हिसाब किताब, और उसके बाद आप कैशलेस पे आ गए, जो हमारे प्रेमचंद जी ने भी कहा, बहुत अच्छी सही बात कही। हाँ, जहां तक गठबंधन का सवाल है, दीपक जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो निश्चित रूप से ये जुमलेबाज लोग हैं, ये 100 दिन में महंगाई कम करने वाले लोग हैं। जरा पाल साहब बताएं कि कौन सी महंगाई कौन सी कम हो गई? क्या अरहर की दाल जो 200 रुपए में बिक गई कभी बिकी थी? क्या देशी चना जो 40 रुपए में मिलता था वो 165 रुपए में आज मिल रहा? जो कड़ुआ तेल 60-65 रुपए में हम लोग खरीदा करते थे वो आज 180 रुपए में मिल रहा। तो कहीं तो कोई तो बात बताइए कि कहां महंगाई आपने कम कर दी। अच्छा, जब बड़े पत्रकार, और मैं समझता हूं दीपक चौरसिया जी ने भी पूछा होगा मोदी जी से कि कैसे महंगाई कम हो जाएगी, तो इनके पास एक बहुत बड़ा जवाब था कि मेरे पास फार्मूला है। आज वो फार्मूला कहां गया?
बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके के हालात और जिस तरीके के जुमलेबाजी और जिस तरीके से झूठ बोला गया है, उसके जवाब में अगर कोई भी गठबंधन होता है तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछली बार ये तीसरे नंबर पे आए थे दीपक जी, 2012 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आए थे और अब की चौथे नंबर पे जा रहे हैं। आदरणीय पाल साहब तो चूंकि कांग्रेस में रहे बहुत ज्यादा दिन, वो कांग्रेस की बात ज्यादा अंदर तक जानते होंगे, तो इनसे जरूर पूछे कि क्या अगर गठबंधन हो जाएगा तो कुछ डगमगाएंगे कि वही भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। नहीं, इनसे पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा। प्रदीप जी, आपको लगता है संजीव मिश्रा जी और प्रेमचंद मिश्रा जी की बातें सुन के कि मोटे तौर पे रूपरेखा गठबंधन की तैयार है, इन प्रिंसिपल सब एग्रीड है? बिल्कुल। देखिए, दोनों की बातों से भी और बाकी नेताओं की बातों से स्पष्ट लगता है कि मानसिक रूप से दोनों पार्टियां गठबंधन के लिए तैयार है। आखिरी मिनट पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा गठबंधन होना लगभग तय है। लेकिन सवाल यह है कि इस गठबंधन से कांग्रेस के पास कोई ट्रांसफरेबल वोट नहीं है जो वो किसी पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी से गठबंधन करें या किसी और से, उनका अपना तो एक कोर वोट बचा हुआ है, लेकिन उस वोट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, इसकी क्षमता जो है अभी तक देखी नहीं गई है। एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में पार्टी जीते या हारे, एक बात निश्चित रूप से उभर कर आई है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भविष्य के नेता बनकर उभरे हैं। वो चुनाव जीत जाएं हार जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक मजबूत अच्छी छवि के, साफ सुथरी छवि के और युवा नेता के रूप में जो विकास की बात करता है, ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं। तो वो चुनाव में उसका क्या असर होता है, कितना उनको लाभ मिलेगा पता नहीं, लेकिन एक बात है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी में अंदर झगड़े होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा उस पार्टी को होता है जो सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार उस समय नजर आती है, जो सत्तारूढ़ दल को रिप्लेस करती हुई लोगों के मन में नजर आती है, उसको फायदा मिलता है। अब वो भाजपा होगी कि बसपा होगी ये थोड़े दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि सपा के झगड़े से उसके विरोधियों को फायदा होगा। घर की लड़ाई में भले ही मुलायम सिंह कमजोर पड़ गए, अखिलेश यादव मजबूत हो गए, लेकिन बाहर जो लड़ाई होनी है, चुनाव में लड़ाई तो असली तो बसपा और भाजपा से होनी है, समाजवादी पार्टी की, तो उसमें निश्चित रूप से उन्होंने अपने विरोधियों को थोड़ा एडवांटेज दे दिया है। अपने विरोधियों को एडवांटेज दे। लेकिन जगदम्बिका पाल जी, आपसे कई सवाल संजीव मिश्रा जी ने पूछे, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं एक मिनट में आ रहा हूं मिश्रा जी आपके पास। मेरा बड़ा सीधा और पॉइंटेड सवाल है, लगता नहीं है कि नेचुरल सक्सेसर के रूप में बीजेपी आ रही है, वरना अखिलेश यादव और मुलायम यादव का जो झगड़ा होता उसका पूरा एडवांटेज बीजेपी को होता, लेकिन ग्राउंड पर यह एडवांटेज दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि अगर जब झगड़ा नहीं शुरू हुआ था तब भी अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर हमारा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो हम 300 सीटें पाएंगे। पिछली बार बिना गठबंधन के बहुमत में आए, और अगर ये बात इस बार कह रहे तो जनता इस बात को समझती है कि ये समाजवादी पार्टी की कहीं न कहीं पराजय की संभावनाएं हैं, तभी वो कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो हार तो उन्होंने स्वीकार कर ली थी। अब इस झगड़े के बाद आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कहीं जाइए तो लोग यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कहेगा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के लोग कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, मायावती जी कहेंगे कि हमारी लड़ाई, हम ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो अगर ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने की बात करें कि हम ही रोक सकते हैं, हम ही उनको पराजित कर सकते हैं, तो इससे साफ है हर पार्टी अगर हमसे लड़ रही है तो हमारी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति और हम सरकार बनाने जा रहे हैं इस बात को जनता समझती है। क्योंकि आज साफ है कि भाई जब परिवार का झगड़ा आप नहीं खत्म कर पा रहे, एक परिवार एक नहीं रख पा रहे, जब पूरा परिवार का तब सरकार बनी थी, तो अब आपसे इसलिए लड़ रहे हैं, कैंडिडेट मैं आपके बीच में नहीं, और सरकार जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब अपने सवाल अपना सवाल खड़ा किया तो आप करके बोल दीजिए। जगदम्बिका पाल जी खत्म करिए, आप खत्म करिए, फिर मैं जाऊंगा प्रेमचंद मिश्रा जी के बाद। जगदम्बिका खत्म करिए अपनी। महंगाई रोकना किसका काम है? दीपक जी, महंगाई रोकना किसका काम है?
महंगाई रोकना राज्य सरकार का काम है। एसेंशियल मनमोहन सिंह ये कहते थे तब आप चढ़ जाते थे उन पे। तो अगर मनमोहन सिंह ये कहते थे तो चढ़ जाती थी पूरी पार्टी उन पे। तब रोकना कहना चाहिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब तो 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे। अगर और सुनिए, दूसरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं राज्य सरकार का क्या दायित्व है। अगर आप ये समझते हैं कि राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं, तो फिर राज्य सरकार में आप क्यों बने हुए हैं? आपका जगदम्बिका पाल की बात आप कह रहे हैं, बात का जवाब दे दूं। आपका दायित्व लोगों को मार देना है। जगदम्बिका पाल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। और आप 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि चाहे वो आज जितनी हमारी 70 योजनाओं का फैसला हुआ, जी नहीं, आज हम गांव आपका काम है में गरीबों को पूंजीपतियों का विकास, गैस का कमाल है, पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, अगर इसका विकास किसी कर भी रहे विशेषता हैं। आप गरीबों का नाम आज अगर आपकी गरीबों का आपने बेहाल करके आप ये नारे नहीं, विश्वसनीयता ये परिणाम बता देगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम बता देगा। आप सुन लीजिए, विश्वसनीयता प्रधानमंत्री की जो थी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मेरी बात खत्म हो जाए, जब मेरी बात आपको जो मेरी बात खत्म हो जाए तब बोलिए। सीधा आप ये डिबेट का तरीका, अरे प्रेमचंद जी नहीं, मैं बोलूं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी विश्वसनीयता इतनी बड़ी है। खत्म करिए, मैं मिश्रा जी के पास जाता हूँ। एक एक करके ऐसे नहीं। कितना पैसा लिया जगदम्बिका जी, आप एक लाइन में खत्म करिए, फिर मैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास दीपक जी मुझे बोलने दीजिए ना, इनका भाषण तो दीपक जी देखिए, आप कम से कम शिष्टाचार से बोलिए। आप डिबेट में बैठे हैं, कितनी बार आप चुनाव जीत चुके हैं? आप जगदम्बिका पाल पे सवाल कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल कांग्रेस से तब जीते होंगे, अब केवल 22 एमएलए जीता करते थे। तब मैं एमपी जीता हूं जब 8 एमपी जीता करते रहोगे। और अपने नेता राहुल को समझाइए, कांग्रेस पार्टी को बचाने को। बैसाखी बिहार में पकड़ ली, अब यहां समाजवादी पार्टी के साथ चले जाइए, शायद 10 सीटें मिल जाए। अन्यथा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या प्रासंगिकता है, आप इसको देखिए। और जहां तक जगदम्बिका पाल जैसा कोई चेहरा, जगदम्बिका पाल की क्षेत्र में क्या, इस पर सवाल उठाया करिए। और इस तरीके से जगदम्बिका मैं कहना चाहता हूं, ये अच्छा हुआ। ठीक है जगदम्बिका जी, आपने अपनी बात कह ली। प्रेमचंद मिश्रा जी आपका काउंटर। प्रेमचंद मिश्रा जी आपका काउंटर। अवसरवादी लोग चले गए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 28 साल रहा हूं, अवसरवादी नहीं, अवसरवादी आप चले जाए, हमारे पार्टी से चले गए, बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं। अरे आपकी पार्टी रसातल में जा रही है, रसातल में जा रही है। कांग्रेस को जरूरत थी। नहीं, आप बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, मैं बुरे वक्त में कांग्रेस में जीतता रहा हूं। इसीलिए कांग्रेस में जब कोई नहीं जीत रहा था तब जगदम्बिका पाल को दूसरी पार्टी, आप सुन लीजिए, जब राहुल गांधी अगर समाजवादी पार्टी समझौता नहीं करते तो राहुल गांधी नहीं जीतते। आप जगदम्बिका पाल की बात मत करिए, और राहुल गांधी से सवाल पूछिए, राहुल गांधी से सवाल पूछिए। और अगर ये राहुल गांधी रहेगा तो किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। समझे? आप राहुल गांधी को प्रेमचंद मिश्रा जी को बोलने दीजिए, आपने लंबा बोला है। प्रेमचंद मिश्रा जी जो भी पहचान है कांग्रेस के चलते, क्या बात कर रहे हैं आप? व्यक्तिगत नहीं हो, ये पहचान बेहतर आदमी होगा। की अपनी होती है। मेरा मानना है दीपक इससे कहिए व्यक्तिगत न हो, नहीं बच के उत्तर प्रदेश अरे सुनिए, शांत हो जाइए। व्यक्तिगत आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है ना। आप राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने देखा ना आपको क्या कर रहे थे राहुल गांधी के, आप क्या करते थे। शांत हो जाइए। मेरा कहना है, मैं राहुल गांधी का क्या करता था बताओ? चुनाव, मैं चुनौती देता हूँ, मैं उस सदन में रहा हूँ। प्रदीप जी दीपक जी जानते हैं मैं किस स्वाभिमान का व्यक्ति हूँ। और ये राहुल गांधी से जाके पूछ लेना, चमचागिरी में लगाते थे, क्या बात कर रहे हैं? समझे? और आप सिर्फ करते रहे, तुम्हारी पार्टी लोग अब अपने अल्फाज वापस लो। तुम्हारे लोग जैसे लोग चले गए, अपने अल्फाज वापस ले। अरे छोड़ो, अपने अल्फाज वापस मत करो। देखिए बीजेपी में चले गए, बीजेपी में चले गए, इसको क्या औकात है? राहुल गांधी के यहाँ मैं भी मंत्री होता, इसकी क्या औकात है? मैं अगर चमचागिरी करता तो मैं भी मंत्री होता, शिष्टाचार मैं भी क्या मंत्री होता। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, चमचागिरी नहीं करता हूँ। चमचागिरी कर रहे होते तो मैं भी मंत्री होता पार्टी में। मैं स्वाभिमान संघर्ष बीजेपी ने बना दिया ना। नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया। जैसे छोटे लोगों को नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया। बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया। माफी मांगे, मतलब
ऐसे ऐसे मैं बदली बनने नहीं गया था, स्वाभिमानी आदमी हूँ, जिसका कोई ईमान नहीं। स्वाभिमानी, अरे क्या ईमान है आपका भाई? दीपक जी, बेकार बात। दीपक जी, आपको क्या बात कर रहे दोनों हैं? से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं प्रदीप सिंह जी को बीच में ले आता हूँ। प्रदीप सिंह जी थोड़ा सा बदतमीज कहीं का ये इसमें लिखते, तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने की तमीज है। नहीं, दीपक जी, दीपक बोलने की तमीज है। दीपक जी मुझे बोला है, बात आगे नहीं बढ़ने वाली। तमीज है। मेंबर पार्लियामेंट बनने से एक दूसरे को पार्टी के खिलाफ बोलिए, वो बात समझ तुमको बोलने की तमीज है। प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है। संघर्ष की व्यक्ति थे। मैं प्रदीप जी के, दीपक जी, मैं प्रदीप जी के एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। प्रदीप जी ने कहा कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। प्रदीप जी ने जो कहा उस पर मुझे आपत्ति है। जब भी 2 पार्टी 3 पार्टी का गठबंधन होता है तो गठबंधन में वोट ट्रांसफर होता है, तभी सफलता मिलती है। जैसे बिहार उसका एग्जाम्पल है। तो आप कहीं भी गठबंधन करते हैं और सफलता की गारंटी तभी होती है जब वोट ट्रांसफर होता है। तो कांग्रेस का जो भी वोट है वो अगर गठबंधन किसी कहीं भी होता है तो ट्रांसफर होता है, और जरूरी नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। इसलिए इस बात को मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, हमारी सीटें बढ़ी, सीपीएम की भी सीटें बढ़ी। का वोट आपको ट्रांसफर हुआ, आपका वोट ट्रांसफर हुआ होता तो लेफ्ट की भी सीटें बढ़ती। लेकिन मैं प्रदीप जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो विषय आज नहीं है। हमारा प्रश्न जो है, बिहार के बाद अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी गई है मोदी जी के ही चेहरा को लेकर, तो मोदी जी की विश्वसनीयता 2014 के चुनाव में जो थी वो आज नहीं है। लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। ये कहते कुछ है और पलट जाते हैं, तो आखिर उनको क्यों वोट दे? उत्तर प्रदेश उनका कोई चेहरा नहीं है। नंबर 3, नोटबंदी पर इनकी विफलता हुई है, आम आदमी परेशान है, ब्लैक मनी वापस नहीं आया, सामने नहीं आया, केवल बीजेपी के लोग पकड़े गए, और सहारा और बिरला से जो पैसा लिया है उसके बारे में चुप क्यों है? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया एलिगेशन को। तो कहीं नहीं ठुकराया है। आपने सहारा को फायदा पहुंचाया, उसके बाद सहारा को आपने फायदा पहुंचाया है, सहारा ग्रुप को, वो भी सामने बात आ गई है। ये तमाम चीजें जनता के हॉन्ट कर रहा है। नहीं, 0 वर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप और प्रूफ लाइए। नहीं, ऐसा हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर मामला क्या है? 9 बार आप दीपक जी जरा थोड़ा हमें भी समय दीजिए। प्रधानमंत्री जी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, देश को बताना चाहिए। चलिए ठीक है, आखिर एक सवाल संजीव मिश्रा से। बिल्कुल ठीक कहा प्रदीप जी ने कि इस एलिगेशन को सहारा और बिरला वाले को फिक्टिशियस कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। संजीव मिश्रा जी, आखिरी सवाल, तो 5 मिनट बाद नहीं देते। बाप बेटे में पैचअप कैसे होगा ये बता दीजिए मुझे। आप बता ही नहीं रहे हैं, जो लाख टके का सवाल है उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए बहुत साफ सी हाँ दीपक जी, मैं बता रहा हूं आपको, 2017 में चूंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव होना है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनना है, जो उन्होंने विकास किया उस आधार पर चेहरा अखिलेश यादव जी होंगे। और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता त्रस्त है, ऐसे समय जो विकल्प होगा, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का असली विकल्प समाजवादी पार्टी होगा और बड़े पैमाने पर इस बात की तैयारी भी की जा रही है। और जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि असली गठबंधन पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोगों का होगा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, पूरा देश त्रस्त है। तो देखिए 2019 की बात आखिरकार आ ही गई। मतलब जो मन भावे जो है ना, जिसको बोलते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ गई, तो दिल की बात संजीव मिश्रा की जुबान पर भी आ गई है। और उनका कहना है कि 2017 सिर्फ 2017 की तस्वीर नहीं है, 2019 की भी तस्वीर है। यानी इसका मतलब माना जाए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पे? कौन मजबूत होगा, कौन विकल्प है जनता की नजर में? क्योंकि जनता फिलहाल खामोश है। तो नाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।